नमस्कार। न्यूज़ मचान के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं विवेकानंद झा चुनाव के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत करूँगा। सीधे-सीधे बता दूँ कि चुनाव और जो मतदाताओं का जो पल्स है, उसकी धड़कन को समझने के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से कहीं बाहर नहीं जा रहा हूँ। लेकिन एक सुविधा है कि आप दुनिया भर के रिपोर्टरों को सुन सकते हैं, मतदाताओं की प्रतिक्रियाओं को अपने तरीके से आकलित कर सकते हैं। उनमें जो ऊब है नेताओं के प्रति, कहीं जिज्ञासा है, कहीं आश्वासन का भरोसा है, कहीं बदलाव की चाहत है, कहीं बड़ा ही डिप्लोमेटिक अंदाज है बात करने का। कुल मिलाकर आप उनकी जो मतदाता हैं, जो जिनसे रिपोर्टर्स बात कर रहे हैं और बिंदास रिपोर्टर जो सौरभ द्विवेदी जैसे बिंदास रिपोर्टर जो गांव में घूम रहे हैं और गरीब गुरुओं के बीच उठ बैठ रहे हैं और जिनको जातीय उत्पीड़न भी झेलना पड़ा है बिहार में लंबे समय, हम पूरे देश में झेलना पड़ा है, तो सिर्फ बिहार की बात क्यों करें। तो उत्पीड़न का शिकार व्यक्ति जो है, उसकी प्रतिक्रिया आप मजे से, बिना किसी उत्पीड़न के, सुविधा के साथ जी रहे लोगों की प्रतिक्रियाओं के साथ समानांतर खड़ा करके नहीं देख सकते। और इसके तुलनात्मक अध्ययन से आप चुनाव पर कोई विशेष सटीक विश्लेषण विकसित कर लेंगे, ऐसा भी मुश्किल है। मुझे जो बात समझ में आ रही है वो ये है कि इन लोगों की प्रतिक्रियाओं से बहुत कंक्लूसिव नहीं हुआ जा सकता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो इसका मतलब है कि कहीं हम बराबरी का टक्कर देख रहे हैं क्या? जहां तक पुरुष मतदाताओं का सवाल है, उसमें कमोबेश बराबरी का मामला मुझे दिखता है। उनके जो अंतर्विरोध हैं, जातिगत, आर्थिक, रोजगार के अवसर पर, स्तर पर और अन्य तमाम जो पुरुषों के जो परेशानियां होती हैं, महिलाओं की परेशानियों से बिल्कुल अलग होती है। तो पुरुषों की प्रतिक्रियाओं से स्पष्ट नहीं लगता है, लेकिन जैसे ही आप आधी आबादी की बात सुनते हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं जानते हैं, तो फिर स्पष्ट होने लगता है। जंगल राज एनडीए के जो प्रचार तंत्र है, वो सबसे ज्यादा जंगल राज की बात कर रहा है। और ये एक अजीब विडंबना है कि विकास और प्रगति की बाबत काम करने वाला जो गठबंधन है, वो बेरोजगारी और रोजगार की उतनी बात नहीं कर रहा है जितनी बात महागठबंधन कर रहा है।
जो सामाजिक समरसता और सामाजिक उत्थान को लेकर 15 वर्षों तक शासन में रहा लालू यादव और एंड सन्स। तो वो विषमता, सामाजिक विषमता दूर करने का नारा बुलंद करने वाले लोग अभी बेरोजगारी और पलायन और इस तरह की बातें कर रहे हैं। उनके आश्वासन इस तरह के हैं। दूसरी तरफ जो प्रगति के वाहक हैं वो अपनी बात नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सामने वाला आ जाएगा तो जंगल राज आ जाएगा, और ये कह रहे हैं कि मैं बदल गया हूं। तो सच पूछिए तो जो प्रचार का अंतर संघर्ष है और उसका जो प्रचार का जो अंतर विरोध है वो तार्किक नहीं है। मतलब जाहिर है तार्किक नहीं है, तभी हम उसे अंतर विरोधी कह रहे हैं। तो तब फिर सारा दारोमदार जो है आधी आबादी पे आ जाता है। मतलब महिला वोटर्स एक मुश्त जिधर झुक जाएंगी उनका पलड़ा भारी हो जाएगा। अब है कि महिला वोटर किधर झुक जाएंगी। हमको लगता है कि शायद भाजपा और जनता दल यूनाइटेड, मूल रूप से यही दो पार्टियां हैं एनडीए की, और बाकी तो छोटी पार्टियां हैं। यदि रामविलास पासवान के पुत्र की पार्टी को, लोक जनशक्ति को, रामविलास को छोड़ दें तो बाकी उतना महत्वपूर्ण तो नहीं है। लेकिन जो 202 सीटों पर जो जो भाजपा और जदयू लड़ रहे हैं, तो इनके प्रचार करने के अंदाज से ऐसा लगता है कि इनको भी लगता है कि सारा दारोमदार महिला वोटर्स पे है, क्योंकि ये जंगल राज की बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित जंगल राज या जब कानून व्यवस्था बहुत शिथिल हो जाए तो सबसे परेशानी ज्यादा होती है महिलाओं को। उनका घर से निकलना तो वैसे भी दूभर होता है, उस वक्त और भी दूभर हो जाता है। तो इसको और स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है, आप खुद इस पर विचार करिए तो आपको लगेगा कि महिलाओं का जीवन ज्यादा कष्टपूर्ण क्यों हो जाता है। एक तरफ नीतीश कुमार हैं, दूसरी तरफ साथ में उनके नरेंद्र मोदी हैं, और दोनों ही लोग महिला विषयक दृष्टि रखते हैं। बचपन में सबने सुनी होगी ये कहानी, जो शुरू ही होता था ऐसे कि एक राजा था जो अपनी प्रजा की ज़रूरतों, उनकी समस्याओं को समझने के लिए रात में वेश बदलकर गलियों में घूमता था और लोगों की परेशानियां दूर करता था। बचपन में मुझे ये कथा बहुत ही रोमांचित करती थी, लेकिन बाद में मुझे लगा कि ये राजा ऐसा क्यों करता था। इस राजा के पास अच्छे मंत्री नहीं थे क्या, जो उसको सही सलाह दे पाते कि प्रजा की समस्याएं क्या हैं। उसको वो इतने कामचोर और अ, भ्रष्टाचारी मंत्रियों से क्यों घिरा हुआ था कि उसको खुद जाना पड़ता था ये जानने के लिए कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, उसकी प्रजा कैसे रह रही। इसके एक कदम और आगे बढ़िए तो हो सकता है कि उसने बड़े अच्छे मंत्री रखे हों, बाद में वो भ्रष्टाचारी निकल गए हों, लेकिन उसमें भी राजा की अपात्रता नजर आती है। राजा तो ऐसा हो कि उसे अपनी प्रजा की सारी समस्याएं पता होनी चाहिए। मतलब कि
माफ कीजिएगा, एक युवराज के नाते जब उसको पहले से पता हो कि उसको राजा बनना है, तो एक युवराज को तो पूरी प्रजा के बीच घूमना चाहिए और समझिए कि एक शिक्षा के क्रम में उसको अपनी प्रजा के बारे में, उसकी समस्याओं के बारे में, उसके राज्य के की चारदीवारी के बारे में, उसकी सीमाओं के बारे में उसको पता होना चाहिए। ये तो हो गई राजतंत्र की बात। हमारे यहाँ जो प्रजातंत्र के राजा हुए, जवाहिरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये लोग जो राजा हुए, राजा, इनके जब ये राजा थे तो इनके बच्चे युवराज और युवराज्ञी थी। मसलन जवाहरलाल की बेटी इंदिरा गांधी तो युवराज्ञी थी ना, तो उनको तो जब वो बचपन, शैशव, किशोरावस्था जब था तो उनको देश के बारे में जानना चाहिए था। फिर जब राजीव गांधी के लिए तय ही था कि वही प्रधानमंत्री बनने वाले हैं अगले, तो उनको भी अपने देश के बारे में जानना चाहिए था। तो उस वक्त तो वो विदेशों में घूमते रहे, अचानक विदेश से आए, एक विदेशन को लेकर आए और उनको पता ही नहीं था कि देश में क्या हो रहा है, उनका देश क्या है। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनको अचानक एक दिन पता चलता है कि 1 रुपया भेजते हैं तो 85 पैसा तो रास्ते ही में लूट हो जाता है। नहीं पता था उनको। तो उस कसौटी पर कसें तो हमारे जो प्रजातांत्रिक राजा हुए, प्रधानमंत्री वगैरह, और 60 साल जो कांग्रेस का राज रहा, तो उनके बच्चों ने देश को समझने की, देश के लोगों को समझने की, देश की समस्याओं को समझने की कोई गंभीर चेष्टा या चेष्टा भी की हो, इसको लेकर कांग्रेसियों से भी पूछिए तो बात समझ में नहीं आती। और इनकी अक्ल पर तो इतना पर्दा पड़ा है। हम अभी बात करते हैं अपने गांव में ही, मैं जहां रहता हूं कर्णपुर में, वहीं से थे कांग्रेस के एक ओबीसी कास्ट से थे, ललन चौधरी जी, अच्छे नेता थे, जैसा होता है। अब इन्वर्टेड कॉमा में अच्छे नहीं, जो जैसा सामान्य रूप से जिसको आप अच्छा मान लेते हैं। कभी उनको ओबीसी होने के कारण कभी मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया गया। और अभी कांग्रेस जो है वो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी टाइप से बात करती। उस समय जितने भी सवर्ण और ब्राह्मण नेता थे कांग्रेस के बड़े, वो उनको महत्व नहीं देते थे, जबकि यदि आप हिस्सेदारी की बात होती तो ललन चौधरी एक बेहतर विकल्प थे चीफ मिनिस्टर के। और बहरहाल मैं आता हूँ उस बात पे कि वो राजा अपनी प्रजा को समझने की चेष्टा कितनी करता है। तो फिर 2002 में नरेंद्र मोदी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने, तो उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लोगों को मिलनी शुरू हुई। और 2013 में जब वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हुए एनडीए के, तो फिर लोगों की समझ में आया और कई अखबारों ने छापा कि एक ऐसा प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले अपने देश के 12,000 गांव में घूम चुका है, 6,000 गांव में रात्रि विश्राम कर चुका है और अपने जीवन के 35-40 वर्ष देश के लोगों को, उसकी समस्याओं को, उसकी सीमा को जानने में उसने अपना समय बिताया है। अब मुझे लगता है कि अच्छा, तो ये वही राजा है जो राजा बनने के बाद वेश बदल कर नहीं घूम रहा है, राजा बनने से पहले ही वेश बदल कर ये घूमता रहा है पूरे देश में। और नतीजा ये है
कि ये देश की मूलभूत समस्याओं पर सबसे पहले उँगली रखता है। और जब आप मूलभूत समस्याओं पर उँगली रखेंगे ना, तो समस्याओं से सबसे ज़्यादा आक्रांत व्यक्ति के हृदय पर हाथ रख देंगे। मसलन जब 14 में प्रधानमंत्री बनने के बाद जब पहली बार लाल किले से उन्होंने भाषण दिया, तो शौचालय और स्वच्छता को एक महत्वपूर्ण मुद्दा बताया। फिर आप देखेंगे क्रमिक विकास, तो शौचालय, स्वच्छता के बाद अब आंगन के पेरिफेरी में उन्होंने शौचालय बनवाया और अब आंगन से होते हुए रसोई घर में आया। रसोई घर के धुएं की चिंता की उसने। रसोई घर के धुएं की चिंता के बाद उसने उस पूरे घर की चिंता की और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बड़े स्तर पे काम शुरू किया। फिर जब देखा कि पुरुष कई बार अपनी शराबी कबाबी आदतों के कारण बड़ी संख्या में वो इंदिरा आवास का पैसा, प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा खा जाते हैं, तो फिर उन्होंने महिलाओं के नाम से यह आवंटन शुरू किया। तो महिला विषयक। दूसरी तरफ आप नीतीश जी को देखिए, तो इनसे एक बार पूछा गया कि आप खुद को कैसे आंकते हैं, अपनी सफलता को, अपनी किस योजना को लेकर आप सबसे ज़्यादा मुग्ध महसूस करते हैं? तो उन्होंने कहा कि साइकिल चलाती हुई जो स्कूल जाती हुई लड़कियां हैं, वो उस चित्र से मुझे पहचाना जाए। फिर उन्होंने शराबबंदी महिलाओं की मांग पर की और जब वो मोदी के साथ योजनाओं को अमलीजामा पहुंचाने की दिशा में जब भी अग्रसर होते हैं, तो एक बड़ा ही मधुर संबंध बनता है मोदी, नीतीश और महिलाओं के बीच। एक नेता और वोटर का संबंध नहीं हो जाता है, एक बिल्कुल आत्मीय संबंध हो जाता है। और मैंने कई ऐसे वीडियोस देखे हैं, एक महिला तो बोलती है, मोदी हमारा बाप है। ये जो आत्मीयता का भाव है, ये जो गार्जियनशिप का जो भाव है, ये अभी तक तो भारतीय राजनीति में अलक्षित था। तो देखते हैं महिलाओं की सहायता से एनडीए की नैया इस चुनावी भंवर से पार लगती है कि नहीं। तो बस इसी बिंदु पर मैं विदा चाहता हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करेंगे और कुछ अपने बहुमूल्य विचार भी प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।